अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, आज हम अपने पेपर का सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 हमारे एनुअल पेपर का दरख्वास्त है। इससे पहले कि हम दरख्वास्त पर बात करें, हम उस दरख्वास्त की बात करते हैं जो कि एक बंदा अपने रब से करता है। प्यारे तलबा, रमज़ान का प्यारा महीना है और इस प्यारे महीने में आप अपने रब के सामने अर्ज़ पेश कीजिए, अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमारा रब कोरोना मर्ज़ से पूरी दुनिया को नजात अता फरमाए और हमारा रब हमें जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो अपने रब से ये एप्लीकेशन कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। प्यारे तलबा, अब हम बाकायदा अपने सिलेबस वाली दरख्वास्त पर बात करेंगे, एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ये याद रखिए कि एग्ज़ाम में ये सवाल दरख्वास्त का 10 नंबर का होता है और अगर आप थोड़ी सी सेंस से काम लें तो आप एप्लीकेशन में, दरख्वास्त में 10 के 10 नंबर हासिल कर सकते हो। आप 10 में से 10 कैसे लोगे, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह, मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दरख्वास्त है क्या, दरख्वास्त किसे कहते हैं। दरख्वास्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है गुजारिश करना, अर्ज़ करना या किसी ख्वाहिश या आरज़ू का इजहार करना। तो मालूम हुआ दरख्वास्त का मतलब है अर्ज़ करना, गुजारिश करना। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि दरख्वास्त की तारीफ़ क्या है, कैसे समझ आए किस चीज़ को दरख्वास्त कहते हैं। तो प्यारे तलबा, किसी भी मसले को लिख कर मुतलका अफसर तक पहुंचाना दरख्वास्त कहलाता है। कोई इनफरादी मसला हो या कोई इज्तमाई मसला हो, आप उसको बाकायदा लिखते हो और लिख कर उस अफसर तक पहुंचाते हो जो आपके मसले को हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, तो इसे दरख्वास्त कहते हैं। नंबर 3, बेटा दरख्वास्त के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं। अब हम 1 बाय 1 उन पार्ट्स पर, उन हिस्सों पर बात करेंगे। दरख्वास्त का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला हिस्सा तर्ज़े तखातुब है। आप जिसको दरख्वास्त लिख रहे हो, जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपने उसका ओहदा सबसे पहले लिखना होता है। हमने एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है और ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले तर्ज़े तखातुब है। तर्ज़े तखातुब में आपने जिस बंदे को एप्लीकेशन लिखनी है उसका ओहदा लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को या हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो कि जी हमारी फ़ीस मुआफ़ कर दी जाए, तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपल साहब का ओहदा लिखना है, हेड मास्टर का ओहदा लिखना है। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, आगे सख्ता की अलामत लगाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि सर ने साहब नहीं लगाया जनाब के बाद। जी,
तो यहाँ पर साहब लगाना गलत है। याद रखिए कि जब आप जनाब का जिक्र कर देते हो और फिर साहब भी लिख देते हो तो ये गलत होगा, इसलिए कि जनाब और साहब ये दोनों कलमा ताज़ीम हैं, ये दोनों वर्ड ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होते हैं और एक ही जगह पे ताज़ीम के दो लफ्ज़ नहीं आ सकते। अगर आप ने लिखा बाखिदमत जनाब हेड मास्टर तो साहिब नहीं आएगा, और अगर आप यूँ लिखना चाहते हैं बाखिदमत हेड मास्टर साहिब तो फिर जनाब नहीं आएगा। यानी जनाब और साहब दोनों कलमा ताज़ीम हैं और दोनों में से एक लफ्ज़ आएगा, एक जगह पे दो कलमा ताज़ीम नहीं आ सकते। तो इसलिए अब देख लीजिए, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बेजीम। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सख्ते की अलामत है, तो यहाँ पे सख्ते की अलामत ही लगाएंगे और इसके बाद आप गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम नहीं लिखें, गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर महल, फरहान कॉलेज पीर महल, ऐसे एनुअल एग्जाम में आप नहीं लिखोगे। हाँ, अगर आप अपने इदारे में लिखते हुए रहते हुए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हो तो तब तो यहाँ पे इदारे का नाम आएगा, लेकिन जब आप एनुअल एग्जाम में एप्लीकेशन लिखते हो तो एनुअल एग्जाम में आप अपने इदारे का एड्रेस नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अलिफ बेजीम लिखा है तो आप यहाँ पे फरहान कॉलेज पीरमल एनुअल एग्जाम में नहीं लिख सकते, हाई स्कूल नंबर 1 पीरमल एनुअल एग्जाम में नहीं लिख सकते। अगर आपने ये एड्रेस दे दिया तो फिर बोर्ड आपको पकड़ भी सकता है। तो बेटा तर्ज़ तखातुब का 1 नंबर है, साथ साथ हम नंबरों की डिवीजन भी करेंगे। 1 नंबर जो है वो तर्ज़ तखातुब का है। अगर आप दुरुस्त तर्ज़ तखातुब लिख देते हो बाखिदमत जनाब हेडमास्टर सख्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बेजीम तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे उन्वान की। तर्ज़ तखातुब के बाद आपने उन्वान लिखना है और यहाँ पे उन्वान के हवाले से हेडिंग मौजूद है और यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर में आपको उन्वान लिख के दिया है। उन्वान लिखेंगे, आप किस लिए दरखास्त लिख रहे हो, आपको कौन सा मसला है, कौन सा प्रॉब्लम है, आपने उन्वान में उसको हाईलाइट करना होता है, उसको वाजे करना होता है। तो यहाँ पे आपने दरखास्त लिखनी है फीस मुआफ़ी के लिए, तो दरखास्त बराए फीस मुआफ़ी। बीमारी के लिए लिखनी है दरखास्त बराए बीमारी। आपने ज़रूरी काम के लिए छुट्टी लेनी है तो दरखास्त बराए ज़रूरी काम, यानी जिस मसले को आपने बयान करना है उस मसले का यहाँ पे आपने उन्वान में तज़किरा करना है। ये बात याद रहे कि आपका उन्वान मुख्तसर हो लेकिन इसके साथ साथ जामे भी हो। तो बेटा अगर आप उन्वान ठीक लिख लेते हो तो उन्वान का भी आपको मिलेगा 1 नंबर। नंबर 3, अब बात आगे आएगी अलकाब की। अलकाब ये यहाँ पे मौजूद है। लोग अलकाब लिखने में बड़ी गलतियां करते हैं, चूंकि अलकाब का भी 1 नंबर होता है। अगर आपने अलकाब दुरुस्त नहीं लिखा तो 1 नंबर आपका ज़ाय हो जाएगा और ये जो दरखास्त के पार्ट्स हैं इनके नंबर ज़ाय करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बेअक्ली है। इसलिए यहाँ पे गौर कर लीजिए, मैंने यहाँ पर जो अलकाब लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो तलबा कैसे गलतियाँ करते हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। बाज़ लोग ऐसे लिखते हैं जनाब आला, बेटा ये रॉन्ग है, गलत है। अगर आपने यूं लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही लिखना होगा। बाज़ लोग यूं लिख देते हैं यूं लिखना भी गलत है। अगर आपने यूं लिखा
तो फिर भी गलत होगा, इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। न जनाबे आला लिखेंगे न जनाबे आला लिखेंगे, बल्कि आप जनाबे आली लिखोगे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। यूं अगर किसी बच्चे ने लिख दिया तो बेटा उसके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे, और यूं एक नंबर ज़ाय करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो यूं एक नंबर जनाब आली का, 3 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के आगाज़ की तरफ, एप्लीकेशन की तमहीद की तरफ। याद रखिए, जब भी आप दरख्वास्त स्टार्ट करोगे, अपने मसले को बयान करने लगोगे, तो आपने खूबसूरत अल्फाज से अपनी दरख्वास्त का आगाज़ करना है। बहुत सारे लफ्ज़ यूज़ किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिया है वो है नहायत अदब से इल्तमास है, खूबसूरत जुमला है। अगर आप यूँ लिखो कि नहायत अदब से गुजारिश है, फिर भी ठीक है। अगर आप यूँ लिखो इल्तमास है, फिर भी ठीक है। लेकिन हमने खूबसूरती पैदा करनी है, और जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको मुतासिर भी करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नहायत अदब से इल्तमास है। अब आपको जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, आप उसे डिटेल से लिखो, तफसील से लिखो। अगर आपको मसला बड़ा है, आप अपने उस मसले को 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो। बच्चों याद रखिए कि एप्लीकेशन अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो 2 से 3 पैराग्राफ एप्लीकेशन के होने चाहिए, और 1.5 सफ़े से कम आपकी दरख्वास्त नहीं होनी चाहिए। और एनुअल एग्ज़ाम में टाइमिंग का भी ख्याल रखते हैं, तो दरख्वास्त के लिए आपको 14 मिनट आपके पास होने चाहिए, यानी 14 मिनट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर लो, कंप्लीट कर लो। आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन के एंड की तरफ, आखिर की तरफ आते हैं। एक और गलती जो आम तौर पर बच्चों की तरफ से होती है वो ये कि वो लिखते हैं बराए मेहरबानी। याद रखिए, बच्चे क्या लिखते हैं कि लिखते हैं बराए मेहरबानी। क्यों लिखते हैं? बेटा बराए मेहरबानी लिखना ये रॉन्ग है, गलत है। अगर किसी ने बराहे की जगह बराए लिख दिया तो इसका माना तब्दील हो जाता है, माना जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए यूं लिखना गलत है। बराए मेहरबानी का मतलब है मेहरबानी के लिए, जबकि बराहे मेहरबानी का मतलब है मेहरबानी करके। तो इसलिए अगर किसी ने बराए मेहरबानी लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा और बैड इंप्रेशन आपके इस सवाल पे जाएगा। यूं नंबर पूरे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब अपनी दरख्वास्त को इख्तिताम की तरफ लाओगे, एंड की तरफ लाओगे, तो आपने अचानक बेटा दरख्वास्त को ख़त्म नहीं करना, बल्कि आप अपनी दरख्वास्त का अंजाम, या जब आप दरख्वास्त मुकम्मल करने लगो, इख्तिताम की तरफ लाने लगो, तो एट द एंड आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके लिए कोई दुआया जुमला लिखना है। आप उसको दुआ दो। अब वो दुआया जुमला यहाँ पे मैंने लिखा है, अल्लाह आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, या आप यूँ भी लिख सकते हो अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए, या यूँ भी लिख सकते हो कि अल्लाह आपको सदा के लिए खुश रखे। तो आपने अपनी एप्लीकेशन का इख्तिताम हमेशा दुआया जुमले पे करना है। और इसके बाद अब हम बाकायदा जो है वो अपनी दरख्वास्त को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर पेज के बाएं हिस्से की तरफ आपने आना है और नीचे लिखना है दरख्वास्त गुजार। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे लफ्ज़ मुस्तमिल हैं, बहुत सारे लफ्ज़ लोग लिखते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ लाए जाते हैं, और आम तौर पे एक लफ्ज़ लिखा जाता है अल आरिज़। अच्छा बेटा, अल आरिज़ लिखते हैं। अल आरिज़ लिखना मुनासिब नहीं है, अल आरिज़ लिखना बेहतर नहीं है, इसलिए कि आरिज़ पता है उर्दू में किसे कहते हैं? आरिज़ उर्दू में
चिक्स को कहते हैं, गालों को कहते हैं, और इसके साथ अलिफ लाम लग गया तो इसका मतलब है खास गाल वाला, जबकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हम अल आरिज नहीं लिखेंगे। अल आरिज लिखना जो है ये रॉन्ग है, गलत है। हम जो लिखेंगे दरखास्त गुजार। आप दरखास्त गुजार लिख सकते हो, अर्जी गुजार लिख सकते हो, लेकिन अल आरिज लिखना जो है ये मुनासिब नहीं है। और बेटा ये भी याद रखिए कि ये जो आपने लिखा दरखास्त गुजार, आपका ताबे फरमा, नीचे अलिफ बेजीम, इसका 1 नंबर होता है। 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। याद रखिए कि आमतौर पे एक गलती और की जाती है, और वो गलती क्या होती है कि दरखास्त गुजार के नीचे लिखा जाता है आपका ताबेदार। ये लफ्ज आमतौर पे लिखा जाता है ताबेदार। बेटा ताबेदार लिखना बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ताबेदार नहीं लिखोगे। ताबेदार का मतलब पता क्या है? ताबेदार का बेटा मतलब है किसी को अपने मातहत रखना। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो अफसर को, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल को, और उसको कह रहे हो कि आप मेरे मातहत हो, तो यूं बेटा ताबेदार लिखना गलत है। आप इसकी जगह ताबे फरमान लिखोगे या फरमा बरदार लिखोगे। अगर आप एप्लीकेशन किसी सरकारी ऑफिसर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे आपका न्यासमंद या आपका मुखलिस। तो ये लफ्ज़ उस वक्त लिखोगे आप जब आप एप्लीकेशन किसी सरकारी ऑफिसर को लिख रहे हो। दरखास्त गुजार का 1 नंबर, और इसके साथ साथ दरखास्त गुजार वाली लाइन बिल्कुल राइट साइड पर दाएं हिस्से पे, पेज के दाएं हिस्से पे आप तारीख लिखोगे, और तारीख ठीक लिखोगे। अगर ठीक तारीख आपने लिखी तो बेटा उसको आपको मिलेगा 1 नंबर, इसका भी 1 नंबर मिलेगा। लेकिन बाज़ औकात बच्चे जो हैं वो तारीख में गड़बड़ कर देते हैं, तारीख गलत लिख देते हैं। रॉन्ग स्टाइल तारीख का क्या है मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। वो रॉन्ग स्टाइल होगा और करेक्ट स्टाइल ये है। बाज़ लोग यूं तारीख लिखते हैं, तो ये स्टाइल बेटा बिल्कुल गलत। अगर किसी ने एनुअल एग्जाम में यूं तारीख लिखी तो उसको बिल्कुल इसका नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर ज़ाया हो जाएगा। तो यूं आप तारीख नहीं लिखोगे। अगर कोई यूं तारीख लिख देता है तो ये स्टाइल भी रॉन्ग है, ये भी गलत है, इसके नंबर भी आपको बेटा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप यूं ही तारीख लिखोगे, ये दुरुस्त स्टाइल है, इसी का 1 नंबर मिलेगा। तो दुरुस्त तारीख लिखकर आप 1 नंबर जो है वो मज़ीद हासिल कर सकते हो। तो बेटा यूं ये डिवीजन नंबरों की है। 1 नंबर तर्ज तखातुब का, 1 उन्वान का, 1 अलकाब का, 3 1 दरखास्त गुजार का, 4 और 1 दुरुस्त तारीख लिखने का, 5 नंबर इसके हैं। और बेटा 5 नंबर आपको मिलेंगे नफ्से मजमून के। यूं ये 10 नंबर की एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब एक और बात जहन में रख लीजिए, आप 2 या 3 पैराग्राफ जब एप्लीकेशन के लिखोगे तो उसमें हर पैराग्राफ में एक अहम लफ्ज़ उसको बेटा मार्कर से बोल्ड कर दें, मार्कर से वाजे कर दें, जो कि अहम लफ्ज़ हो। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो 3 पैराग्राफ में है तो 3 लफ्ज़, और 2 पैराग्राफ में है तो 2 अहम उस पैराग्राफ के लफ्ज़ जो हैं उनको आप बोल्ड कर दें, वाजे कर दें। इससे आपकी एप्लीकेशन में खूबसूरती भी पैदा होगी और एग्ज़ामिनर फील करेगा, महसूस करेगा, देखेगा कि बच्चे ने दरख्वास्त खूबसूरत तरीके से लिखी है। और उम्मीद है अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेटा आपको एप्लीकेशन में से 10 के 10 नंबर मिलेंगे। तो बेटा यूँ आपने एप्लीकेशन लिखनी है, इसी तरीके को फॉलो करना है, इंशाअल्लाह 10 नंबर आपके मुकद्दर में लिखे जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि रब ज़ुल जलाल हमें नेकी की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।